हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरी स्किन के बारे में, स्किन की नॉर्मल एनाटॉमी स्ट्रक्चर, स्किन के फंक्शंस, स्किन के अपेंडेज जिसके अंदर अपन सीबस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो स्किन के एक एक्सटेंसिव ऑर्गन फॉर्म विद द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये हमें सभी पता है कि स्किन पूरी एक बॉडी का आउटर कवरिंग करती है। साथ में इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइनिंग द बॉडी ओरिफेस, जो भी बॉडी के अंदर की तरफ जो भी ऑर्गन है उसके जो ओरिफेस यानी एक तरह से कैविटी बता सकते हैं। तो अंदर की भी लाइनिंग आपकी मतलब पूरी जो बॉडी के अंदर के पार्ट की सारी आउटर कवरिंग के आपकी स्किन होती है। स्किन की अगर देखा जाए तो दो लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो कि एपिडर्मिस है वो सुपरफिशियल लेयर है और जो डर्मिस है वो आपकी एक तरह से नीचे वाली लेयर है। एपिडर्मिस जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। मेरे इस चैनल पे आपको एपिथेलियल टिश्यू पूरा डिटेल में दे रखा है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो टिश्यू होता है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये जो ब्लड सप्लाई होता है इसके नीचे जो जस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे इसमें हम डर्मिस करते हैं, इससे ये वाया डिफ्यूजन ब्लड सप्लाई करता रहता है। तो आप इस डायग्राम में अगर हम दिखाऊँ मैं आपको, तो ये आपकी स्किन है जिसमें सुपरफिशियल लेयर आपकी क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के 5, अगर आप माइक्रोस्कोपी थोड़ा सा जूम करेंगे तो 5 लेयर दिख जाएगी। स्ट्रैटम बेसल, स्पाइनोसम, ग्रेन्युलोसम, ल्यूसिडम और कॉर्नियम। ये जो डर्मिस है 2 तरह की होती है, पेपिलरी, ये जो ऊपर वाली लेयर है ना ये वाली, ये है पेपिलरी डर्मिस, और नीचे वाली होती है जो कि रेटिकुलर डर्मिस होती है एक तरह से। और डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस होती है या हाइपोडर्मिस बोल दो, जो कि एक तरह से एरियुलर और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करते हैं वो है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस 5 लेयर से बनी होती है। कि पहले जैसे कि मैंने एपिथेलियल टिश्यू में बताया था कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो फर्स्ट लेयर होती है वो लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो वो क्या होते हैं कि कॉलम्स फ्लैट होते जाते रहते हैं। तो क्योंकि कनेक्टिव जो एपिथेलियल टिश्यू डेथ इसलिए होती है क्योंकि जो नियर बाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के सेल्स होती है वो तो क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू वहाँ तक तो ब्लड सप्लाई कर देती है, पर जैसे जैसे इसका ऊपर की ओर डिवीजन होता रहता है ऊपर की सेल्स डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ऊपर की तरफ जो न्यूक्लियस एन्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाती है और उसमें क्रिएटिन नाम का एक प्रोटीन जम जाता है जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें अपने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर 2 चीज़ें पड़ी थी, सिंपल और कंपाउंड। तो कंपाउंड का जो फर्स्ट टाइप था स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसी की आपकी स्किन बनी होती है। क्रिएटिनाइज इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि जैसे आप स्ट्रैटम बेसल, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, उससे ऊपर जाओगे तो स्पाइनोसम मिलती है। स्पाइनोसम में क्रिएटिनोसाइट सेल्स होती है जो कि उसके प्लाज्मा में जो कि क्रिएटिनिन प्रोड्यूस करती है आगे से आगे। तो 5 लेयर होती है। स्ट्रैटम बेसल जिसे हम जर्मिनेटिव लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जो लेयर बनती है स्ट्रेटिफाई यानी मल्टीपल लेयर, जो लेयर बनती है तो वो क्या करती है कि जो सेल्स का डिवीजन होता है वो बेसल सेल से होता है। जर्मिनेटिव सेल्स एक डिवीजन के लिए सक्षम होती है तो आगे से आगे वो सेल्स बना सकती है। स्ट्रैटम बेसल जो कि बिल्कुल जर्मिनेटिव सेल्स है। स्ट्रैटम, ये देखिए डायग्राम में स्ट्रैटम बेसल जो कि आपका बिल्कुल ये जो ये दिख रहा है ना स्ट्रैटम बेसल, ये आपकी क्या है जर्मिनेटिव सेल्स का डिवीजन होता है। इसके नीचे डर्मिस है। फिर बात करें स्ट्रैटम स्पाइनोसम की, तो ये क्या होती है कि थोड़ी सी थिक होती है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो स्ट्रैटम स्पाइनोसम मल्टीपल लेयर है, न्यूक्लिएटेड है यहाँ पे हल्के से, और यहाँ पे तो आपको इजीली न्यूक्लियस दिख सकते हैं। स्पाइनोसम में क्रिएटिनोसाइट्स होती है, यहाँ से आपका क्रिएटिनिन बनना स्टार्ट हो जाता है। मिलेनोसाइट्स भी होती है जो कि इसमें पिगमेंटेशन देते हैं। ग्रेन्युलोसम्स थोड़ी सी क्या होती है कि डायमंड शेप की फ्लेटेड हो, यहाँ से सेल फ्लेट होने लग जाती है। ये आपकी ग्रेन्युलोसम्स होती हैं, फ्लेटेड और डायमंड शेप्स के न्यूक्लियर दिखने लग जाएंगे। ल्यूसिडम एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है बिल्कुल। ये जहाँ पे भी स्किन थिक होती है वहाँ पे ये थिक होती है, पर थिन स्किन में बिल्कुल एक थिक लेयर होती है। यहाँ न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं रहते हैं केवल। और लास्ट में आते थे कॉर्नियम जो होते हैं एन्यूक्लिएटेड, और इसमें क्रिएटिनिन भरा हुआ इस सेल्स के अंदर जो आपको सुपरफिशियली लेयर दिखती है। यहीं से आपके हेयर, स्वेट ग्लैंड और इनकी ओपनिंग होती है। तो 5 लेयर हो गई आपकी डर्मिस की। स्ट्रैटम बेसल जो कि जर्मिनेटिव सेल्स है। ऊपर चलते हैं तो स्ट्रैटम स्पाइनोसम जो कि थोड़ी सी मोटी है, यहाँ से क्रिएटिनोसाइट सेल्स होती है जो कि क्रिएटिन बनाती है। ग्रेन्युलोसम का कोई फंक्शंस नहीं है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट करते हैं एक तरह से। ल्यूसिडम और कॉर्नियम। अगर हम बात करते हैं कि लेयर ऑफ स्किन में, ये देख लीजिए एपिडर्मिस का हमने डिस्कशन कर लिया। डर्मिस में 2 होती है, पेपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस, ये हमने देख ही लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो भी कि मैंने बताया था स्ट्रैटम बेसल, इट इज़ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। डीपेस्ट लेयर है, ये आपको पता चल गया। आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटम जर्मिनेटिव और जर्मिनल लेयर। ऐसी सेल जो क्या होती है कि जर्मिनेटिव जो कि उत्पादन कर सकती है, फॉर्म्ड ऑफ क्यूबॉइड, या तो क्यूबॉइडल बनाती है क्योंकि आपको पता है कि जो
सबसे पहले जो अरेंजमेंट होता है स्ट्रेटिफाई कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का, उसमें सबसे पहले या तो कोलुमिनार होगा या क्यूबोइडल होगा। फिर दीज सेल्स आर केपेबल टू कंटिन्यू सेल डिवीजन। ये देख लिया कि भाई ये जो सेल्स होती है जर्मिनेटिव सेल्स, यहाँ पे सेल्स डिवीजन होता है और आगे से आगे वो माइग्रेट होती रहती है, ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, और ऊपर से जैसे जैसे जाओगे तो वो मोर एंड मोर क्या होती है, फ्लैट होती रहती है या स्कोमस सेल की हो जाती है, और न्यूक्लियाई वहाँ पे लॉस हो जाता है और वहाँ पे बच जाता है क्रिएटिनिन। स्टार्टम स्पाइनोसम इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल मेनी लेयर्स कह सकते हैं, पॉलीगोनल जिसे हम कह सकते हैं क्रिएटिनोसाइट्स, और इसका राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ग्रेन्युलोसम्स क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 1 से 5 लेयर ऑफ फ्लैटेंड डायमंड शेप्स के होते हैं, फ्लैट न्यूक्लियर होते हैं। ल्यूसिडम क्या होता है कि थिन दिस लेयर इज वेल फॉर्म इन ए थिक नॉन हेयरी स्किन, थिक स्किन जैसे कि पाम एंड सोल्स पे आपको बहुत अच्छी तरह से दिख सकती है ल्यूसिडम, एंड इज यूजली एब्सेंट इन थिन हेयर स्किन। अगर थिन स्किन बात करें तो बहुत बहुत कम दिखती है, मतलब एक तरह से विजिबल नहीं होती है। और कॉर्नियम क्या होता है, इट इज मेड ऑफ सेवरल नॉन न्यूक्लिएटेड डेड सेल्स एंड स्कोमस, या फ्लैट हो जाती है, और इसमें क्या बढ़ जाता है, प्रोटीन क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो आपको एपिडर्मिस की 5 लेयर क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं डर्मिस की, तो डर्मिस पूरा कनेक्टिव टिश्यू आपको मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू में आपकी बहुत सारी सेल्स होती है, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंट, जो वट एवर। एक तो कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ ब्लड सप्लाई बहुत अबंडेंट फॉर्म में होगा, सेल्स होगी, वहाँ पे फाइबर्स होंगे, तो ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके सारे के सारे डर्मिस में होते हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लड सप्लाई की, तो इसमें मैंने डायग्राम बताया था कि 2 तरह के प्लेक्सेस आते हैं। आप ये देख रहे हो ना कि भाई ये जो एक तो प्लेक्सेस पेपिली एपिडर्मिस के नीचे जो पेपिली डर्मिस है वहाँ पे है, और एक नीचे जो डर्मिस के नीचे डीप लेयर में है वो रेटिकुलर डर्मिस। इन रेटिकुलर डर्मिस के नीचे भी डीप फेसिया होते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई का एक गुच्छा आता है, बहुत सारी ब्लड सप्लाई, मतलब एक तरह से प्लेक्सेस आता है, और वहाँ से क्या करता है ये ब्लड सप्लाई रिसीव होती रहती है डर्मिस में, और डर्मिस के द्वारा डिफ्यूजन होकर वो एपिडर्मिस में जाता है। तो ये ब्लड सप्लाई हो गई स्किन की, कि भाई स्किन इज अ हाईली वस्कुलर ऑर्गन। इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेक्सेस आते हैं, 1 प्लेक्सेस ऑफ आर्टरी प्रेजेंट ऑफ डीप फेसिया, मतलब रेटिकुलर डर्मिस के नीचे, और अनदर इज एपिडर्मिस के नीचे होता है, मतलब एक तो रेटिकुलर प्लेक्सेस होता है, एक पेपिलरी प्लेक्सेस। दोनों में आपके क्या होते हैं कि प्लेक्सेस होते हैं ब्लड सप्लाई के लिए। क्लियर, एपिडर्मिस, डर्मिस और ब्लड प्लेक्सेस। अब मैं बात करता हूँ फंक्शंस की, तो ये मैंने उस समय भी बताया था कि जो स्किन्स होती है वो एक प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शंस भी होता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शंस भी होता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन की बात करेंगे भी, क्योंकि आपने देखो कि आपकी स्किन अगर आप कोई भी वर्क करते हैं 24 घंटे में, तो सबसे ज़्यादा आपकी पाम की स्किन और सोल की स्किन, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ें उठाते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो पाम और सोल से आप चलते हैं, तो वहाँ की स्किन क्या होती है, एक तरह से फ्रिक्शन नहीं हो, क्योंकि अगर यहाँ पे थिन स्किन होगी तो आप जैसे कुछ काम करेंगे तो स्किन क्या होता है कि फ्रिक्शन होकर इजीली रैप्चर होने का चांसेस होता है। यहाँ थिक स्किन रहती है ताकि आपकी स्किन फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर सके, तो एक तरह से आपका मैकेनिकल प्रोटेक्शन होगा। फिजिकल बैरियर इसलिए होता है क्योंकि पूरी स्किन एक डेड न्यूक्लियाई सेल से डेड होती है, वाटर प्रूफ एक क्रिटिनाइज लेयर बन जाती है, ताकि इजीली कोई वाटर अंदर नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर आप स्विमिंग पूल में भी आपका वजन 40 किलो और स्विमिंग पूल में जाते हो तो 60 किलो की नहीं आते हो, एक तरह से वो क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन करती है कि कोई भी चीज़ इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो। केवल ऑयली सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि आपने कभी भी जब डॉक्टर एडवाइस करता है हार्मोन लिपिड्स की ड्रग्स की लोकली ट्यूब देता है ना, तो उसको आप ले लगाते हो तो वो क्या एक लिपिड सोल्यूबल होती है, वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, न कि वाटर प्रूफ लेयर है, पानी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। बात करते हैं इम्यून मैकेनिज्म की। बेसिकली अगर एपिथेलियल टिश्यू में देखा जाए तो भी वहाँ पे लैंगरहैंस सेल्स है, डेंड्राइट सेल्स है, जो कि क्या करते हैं प्राइमरी प्रोटेक्शन करवाते हैं। और डर्मिस के अंदर तो आपकी बहुत सारी लेयर है ही है, बेसोफिल सेल्स है, ये तो प्राइमरी आपको क्या करते हैं मैक्रोफेजेस सेल्स है, जो कि आपको डिफेंस तो कर रही है। अगर एपिडर्मिस से भी अगर वो बैक्टीरिया पेनिट्रेट होकर डर्मिस में आ जाए तो वो बात है, बाकी तो एपिडर्मिस में लैंगरहैंस सेल्स है, डेंड्राइट सेल्स है, जो एज ए मैक्रोफेजेस काम करती है। रिफ्लेक्स एक्शन, अगर स्किन में अगर देखोगे तो स्किन के अंदर सेंसरी नर्व एंडिंग मिलती है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, अगर गर्म पानी को अगर किसी टेप के अंदर अगर गर्म पानी आ रहा है और उसके नीचे आप हाथ रखें तो आपका क्या होता है कि तुरंत रिएक्शन होता है, हाथ विड्रॉ कर लेते हैं। होता क्या कि अगर स्किन को कोई भी अनप्लीजेंट सेंसेशन मिलता है तो उसके खिलाफ वो एक्शन करता है, वहाँ के सेंसरी नर्व सेंसेशन लेके जाते हैं, ब्रेन उसको एनालिसिस करके तुरंत क्या करता है कि उसको आप हाथ पीछे खींच लेते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी स्किन उस जगह पैरालिसिस है, तभी तो एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया पर्टिकुलर उस जगह दिया जाता है ताकि उस जगह पर्टिकुलर सुन हो सके सेंसरी नर्व फाइबर। समझ में आ गया। अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, इसका मतलब है कि आपकी जो स्किन होती है इतनी कैपेबल होती है कि स्किन की जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है
उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो आपकी स्किन बर्न होने लग जाती है। अब इसके लिए जो फंक्शन करती है, मेलेनिन सेल्स फंक्शन करती है। मेलेनिन क्या करती है कि एक थिक फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, सेल्स होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ में एपिडर्मिस स्किन के अंदर एक 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है कि स्किन सन में जो रेडिएशन आती है उसकी प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर आगे पूरा डिटेल में दे रखा है, इसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन फंक्शन की बात करें तो वो क्या होता है कि वो वाटर प्रूफ बैरियर है, वाटर इजीली नहीं आ पाता, बस ऑयली सब्सटेंस फैटी सब्सटेंस कोई ड्रग होती है वो आप एब्जॉर्ब कर लेता है। सिक्रेटरी फंक्शन, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड, सिबेसिस ग्लैंड होती है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सक्रीटिव फंक्शन क्या होता है कि जब भी हीट ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाती है तो वो क्या होता है कि स्वेट के अंदर जब भी, जैसे कि अगर सेल्स, अगर आप मसल से अगर हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मसल्स जब भी टूटती है तो यूरिया नाइट्रोजन निकलते हैं, तो वो क्या होता है कि यूरिन के द्वारा निकलते हैं। पर कुछ बेसिक अमाउंट में अगर ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाते हैं तो वो स्वेट के साथ भी निकलने लग जाते हैं। इसी कारण से वो क्या होता है कि स्वेट में बैड ऑर्डर भी आने लगते हैं, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालने का काम करती है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो इसके अपेंडिसेस के अंदर मतलब स्किन में डर्मिस, एपिडर्मिस के अलावा और क्या क्या जुड़े, तो सिबेसिस ग्लैंड। सिबेसिस ग्लैंड क्या होती है कि एक तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पाम एंड सोल्स में कुछ ज़्यादा ही फंक्शन, पाम एंड सोल्स में आपकी क्या होती है कि कम देखने को मिलती है, बाकी पूरी डर्मिस में आपको सिबेसिस ग्लैंड देखने को मिलती है। दे आर स्पेशली अबंडेंट इन द स्काल्प एंड फेस, मतलब आपके सिर पे जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। क्योंकि अगर सिबेसिस ग्लैंड आप देखेंगे तो ये क्या होता है कि हेयर फॉलिकल से अटैच है, जैसे ये सिबेसिस ग्लैंड है और ये हेयर फॉलिकल है, आप देख रहे हैं ना, ये हेयर फॉलिकल, क्योंकि सिबेसिस ग्लैंड डायरेक्ट ओपन नहीं होती है। ये अपना क्या होता है कि एक तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो कि अपने एंजाइम एक तरह से किसी डक्ट में ओपन करते हैं और फिर सरफेस पर ओपन कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, डक्ट के माध्यम से हेयर फॉलिकल में ओपन करके हेयर फॉलिकल वो बाहर सिबम निकालता है। सिबम का अगर आप मोटे तौर पे देखें तो सिबम का काम क्या होता है कि आपके जो स्किन है उसको मॉइस्ट रखने का काम होता है, उसको स्किन को ड्राई होने नहीं देता है। तो ये सिबेसिस ग्लैंड का मोस्ट फंक्शन होता है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये हेयर इरेक्टर पिलाई मसल्स और हेयर फॉलिकल्स के बीच में भी हो सकती है, इसके क्रॉस में भी हो सकती है। अगर हम देखे जाए तो ये कैसे होती है कि भाई जैसे सिबेसिस ग्लैंड के द्वारा सीबम प्रोडक्शन हुआ, ये हेयर की जो इरेक्टर मसल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और सीबम बाहर रिलीज हो जाता है। अब जैसे सीबम रिलीज होता है तो ये स्किन को मॉइस्ट करने का काम करता है। अगर कुछ बैक्टीरिया और किसी कारण से सिबेसिस ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है कि एक डिजीज कोज करता है, एक्ने वल्गरिस, जिसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली भाषा में कहते हो कि स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं। तो ये एक्ने वल्गरिस एक्चुअली बैक्टीरिया ऐसे क्या होता है, सीबम वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और ब्रस्ट होकर वो एक पस के रूप में निकल जाता है जो एक पिंपल होने लग जाता है। अगर हम बात करें कि सिबेसिस ग्लैंड जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है तो अच्छे है, क्योंकि जब बच्चा होता है तब हेयर फॉलिकल्स अच्छे होते हैं तो वो अच्छी फंक्शनिंग होती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्या होता है कि वहाँ पे सिबेसिस ग्लैंड थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, पर जब प्यूबर्टी में आते हैं तो सिबेसिस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि प्यूबर्टी हार्मोन जो होते हैं और सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है मेल टेस्टोस्टेरोन। मेल टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है कि आपके अगर देखा जाए तो कंपेरिजन टू फीमेल, मेल के हेयर ज़्यादा ग्रोथ होते हैं, तो ज़्यादा हेयर होते हैं तो वहाँ पे सिबेसिस ग्लैंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें देखी गई है एक तरह से ना, तो मेल और हालांकि फीमेल में भी होती है सिबेसिस ग्लैंड। तो ये आपकी सिबेसिस ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसे पैराग्राफ में पढ़ो तो लोकेशन है कि भाई हेयर आर सिचुएटेड बिटवीन द हेयर फॉलिकल्स एंड इरेक्टर पिलाई मसल्स। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये स्क्वीज करती है ग्लैंड और अपना डिस्चार्ज कर देती है। अगर मैं डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फंक्शन देखें तो ऑयली नेचर के कारण ये स्किन को, हेयर को सॉफ्ट रखती है, ड्राइंग होने से बचाती है और मेक द स्किन रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, मतलब वो आप इसको ये भी प्रिवेंट ड्राइंग से बचा लो, या इसको यूं भी लिख सकते हो कि भी मॉइस्चर को ये क्या रेजिस्टेंस बना के रखेगी। ठीक है। सिबेसिस ग्लैंड बिगिन टू फॉर्म एम्ब्रियोनिक हेयर फॉलिकल्स ड्यूरिंग द 4th मंथ ऑफ गेस्टेशन से चालू हो जाते हैं और वेल डेवलप होती है एट बर्थ पे, श्रिंक हो जाती है चाइल्डहुड में, और प्यूबर्टी में मेल टेस्टोस्टेरोन के कारण ये थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शनिंग होती है। तो ये सिबेसिस ग्लैंड के बारे में था। अगर मैं बात करूँ स्वेट ग्लैंड के बारे में, तो स्वेट ग्लैंड क्या होती है कि बेसिकली स्वेट प्रोड्यूस करती है, जो कि पाम एंड सोल्स में कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। ओवरऑल द बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, पर पाम एंड सोल्स के अंदर कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। स्वेट ग्लैंड क्या होता है कि पाम एंड सोल्स के अंदर डायरेक्ट ओपनिंग होती है, बाकी के अगर जैसे कि पूरी वैसे तो देखा जाए तो हेयर पूरी स्किन के ऊपर डायरेक्ट ओपनिंग होती है, पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे इसकी ओपनिंग डर्मिस के हेयर फॉलिकल्स में होकर फिर अपना स्वेट निकालती है, जैसे कि निप्पल की एरियोला हो गई, प्यूबिक के हेयर हो गए, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड डायरेक्ट ओपन नहीं है, जिससे इसी कारण से इसका दो भागों में डिवीजन हो जाता है, इक्राइन और एपोक्राइन। इक्राइन वो ग्लैंड होती है जो कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बॉडी में देखने को मिलती है।
एक्सेप्ट मार्जिन ऑफ लिप्स, लिप्स के दोनों तरफ, नेल बेड्स, टॉइस, ईयर ड्रम, दीज ग्लैंड आर न्यूमरस इन द स्किन ऑफ द पाम एंड सोल्स। इक्राइन ग्लैंड, पहले आप डायग्राम देख लीजिए। इक्राइन ग्लैंड वो है जिसका जैसे ये कोयल ट्यूब है, ये क्या होगी इसकी बॉडी, और ये क्या हो गया इसका डक्ट हो गया, जिसकी ओपनिंग क्या हो गई डायरेक्ट आपकी सेल सरफेस पे ओपनिंग हो जाती है और स्वेट। ये इक्राइन ग्लैंड आपको पाम एंड सोल्स पे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आपको देखो हाथ में, आपकी हथेलियों में और पाँव में, पंजों में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग है, ठीक है। और आपके एपोक्राइन वैसी जो ग्लैंड होती है जिनकी प्रेजेंट होती है सबक्यूटेनियस फैट में, और ओपनिंग डर्मिस के अंदर ये पेनिट्रेट करके हेयर फॉलिकल्स में होती है। अगर आप इक्राइन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर ये देखने को मिल जाती है, बस कुछ पार्ट में आपको एपोक्राइन देखने को मिलता है। एपोक्राइन का एग्जैक्ट फंक्शंस वैसे तो कुछ ही नहीं होता, केवल ये ड्यूरिंग मेल प्यूबर्टी के अंदर, ये मतलब जब भी आप प्यूबर्टी होती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा थोड़ी सी एक्टिव होती है, इसी कारण से उस समय आपको पसीना ज़्यादा होता है। इक्राइन ग्लैंड जो होती है आपका एक तरह से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में सबसे ज़्यादा ग्लैंड होती है, क्योंकि यहीं से आपका क्या होता है कि टेम्परेचर रेगुलेशंस आपका योगदान होता है। कि अगर जैसे बॉडी में अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी ज़्यादा हो जाता है तो हीट मतलब ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, और उससे पसीने के तौर पे, स्वेट के तौर पे आपको क्या हीट लॉस करवाती है, ताकि कि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। तो ये इक्राइन ग्लैंड का फंक्शंस होता है, ठीक है। फंक्शंस में लिख रही है कि रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, इवोपोरेशंस करता है स्वेट का, क्योंकि जैसे स्वेट निकलेगा हीट लॉस होगी और बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। तो लास्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे ये एपोक्राइन ग्लैंड का वैसे क्या होता है कि एक्जिला, आईलिड, प्यूबिक रीजन और एरियोला में होता है। अगर हम स्ट्रक्चर वही सेम है, पर इसकी जो ओपनिंग होती है वो डर्मिस में एक्सक्रीटरी, वहाँ पे जाके हेयर फॉलिकल्स में वो एक्सक्रीशन कर देती हैं। प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये एक तरह से प्यूबर्टी में साइज बड़ी होती है, इसी कारण से प्यूबर्टी के दौरान हार्मोन के दौरान चेंजेस होने के कारण स्वेटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो पहले मैं मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड लॉस भी होना चाहिए। बॉडी का ऐसा सिस्टम कभी नहीं बना कि भाई टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता रहे। जैसे कि अगर आप कंटिन्यू अगर इनटेक करते हैं तो बॉडी क्या होती है कि एक्टिविटी करती है और उस समय हीट प्रोड्यूस होती है। अगर वो हीट प्रोड्यूस हो रही है मतलब बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेज हो रहा है। अगर वो हीट लॉस नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यू अगर हीट रोज हो तो टेम्परेचर रेज होकर आपको फीवर और कुछ अबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है। जितनी मात्रा में हीट प्रोडक्शन होती है उतनी मात्रा में हीट लॉस होती है। ये जो पॉइंट है हीट प्रोडक्शन के, ये पॉइंट है जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या बता रखा है कि जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर भी राइज हुआ तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है 10% इंक्रीज हो जाती है। इसके कहने का मतलब है अगर बॉडी के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर भी होता तो जितनी भी सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है नॉर्मल से 10% ज़्यादा हो जाती है। एक्सरसाइज करते हैं तो सेल्स एक्टिविटी करती है, एटीपी जनरेट होती है और हीट प्रोड्यूस होती है एनर्जी के कारण, तो उससे में हीट प्रोडक्शन हो जाती है। ये हीट प्रोडक्शन के पॉइंट है बॉडी टेम्परेचर, एक्सरसाइज, नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के द्वारा कैटाकोलामाइन ऐसा रिलीज होते हैं जिसे आप एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ये सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको कोई भी जैसे चीता आ जाए, शेर आ जाए तो आपके सिस्टम सिंपैथेटिक एक्टिवेट होते हैं। ये सारी बॉडी की सारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है और जीआई मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर सेल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली हीट प्रोडक्शन चालू हो गया। तो एक ही हो गया। हार्मोन की बात करेंगे भी कौन सा हार्मोन होता है जो कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, तो ग्लैंड T3 T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और जो भी फूड इंटेक करते हैं वो भी सेल्स यूटिलाइज करते हैं तो एटीपी जनरेट होती है। तो ये जितने मेथड हैं वो हीट प्रोडक्शंस के हैं। हीट लॉस के 4 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवोपरेशंस और रेडिएशन। आप इसको थ्योरी में आप इसके अंदर स्क्रीनशॉट देख लेना। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि कंडक्शन जो अगर कोई सरफेस, कूलिंग सरफेस, जैसे आप टेबल पे बैठे हैं चेयर पे तो उससे भी लॉस होती है, आपकी हीट लॉस होती है। कन्वेक्शन से जैसे अगर आप किसी एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ ठंडी हवा है या गर्म हवा है तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाती है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर आपकी हीट लॉस होती है। रेडिएशंस, जैसे कि अगर आपने देखोगे एक बच्चे जो पैदा होते हैं न्यूनेट तो उनको एक रेडिएंट फॉर्म में रखा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि आप किसी एसी के सामने बैठे हैं, कूलर के सामने, इलेक्ट्रिक गैजेट के सामने बैठे तो उसके द्वारा जो हीट लॉस होती है वो रेडिएशंस के द्वारा होती है। और इवोपरेशन जो मैं बता चुका हूँ, स्वेट ग्लैंड के द्वारा आपकी बॉडी से हीट लॉस होना एक इवोपरेशंस में आ जाता है। अब जो हम बात करते हैं कि भी थर्मो रेगुलेशंस क्या होते हैं। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है टेम्परेचर का। बॉडी में कोई भी टेम्परेचर अबनॉर्मल हो जाता है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। अगर बॉडी में 1% भी ज़्यादा हुआ तो हाइपोथैलेमस के पास नर्व सिग्नल जाते हैं और वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हीट लॉस वाले सेंटर एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि हीट प्रोडक्शन हुआ तो हीट लॉस करना जरूरी है। इसमें मैंने बता रखा है एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोर टेम्परेचर वो होता है जो इनर साइड टेम्परेचर होता है बॉडी कैविटी का, अगर कुछ भी डिक्रीज हुआ
इफ कोर टेम्परेचर डिक्लाइन, अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली, अगर बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी नॉर्मल से कम हुआ तो अब बॉडी की हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि उन चीज़ों को मैसेज देगा कि आपको क्या करना है, हीट को लॉस होने से बचाना है, मतलब हीट कंजर्व करनी है, साथ में हीट प्रोडक्शन भी करनी है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी करता है हाइपोथैलेमस की, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को, क्योंकि अगर पेरिफेरल में अगर वेसोडाइलेशन हो जाएगा तो ब्लड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो इसका मतलब ब्लड से हीट लॉस होगा, एनवायरनमेंट से जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा। पर अपने को हीट क्या करवानी है, कंजर्व करानी है, आपका बॉडी का टेम्परेचर करवाना है। तो ये क्या करता है कि स्किन के एपिडर्मिस के नीचे जो आपके कैपिलरीज और कैनल्स होते हैं उनको क्या कर देती है, शॉर्ट कर देती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है, ताकि ब्लड पेरिफेरल तक कम जाए और हीट लॉस कम हो। इंक्रीज रिलीज ऑफ हार्मोन एड्रिनल मेडुला कैटाकोलामिन, जिसको मैं बता चुका हूँ कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये मेटाबॉलिक सिंपैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। शिवरिंग एक होता है जिसमें क्या होता है कि स्केलेटल मसल, क्योंकि जितनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल्स यूटिलाइज होगी, ये क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन। जैसे मसल्स क्या होती है कि सेल्स होती है, सेल्स जितना टूटेगी एटीपी बनेगी, एटीपी से हीट जनरेट होगी, तो ये शिवरिंग कराती है। बच्चों में शिवरिंग नहीं होती है, बच्चों के अंदर क्या होता है, एक नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म होती है जिसे हम कहते हैं ब्राउन फैट टिश्यू। एडिपोस टिश्यू बच्चों में एक टाइप के होते हैं, ब्राउन टाइप के होते हैं, जो कि आपके क्या होता है कि क्योंकि जब भी एडिपोस फैट टूटती है तो हीट ज़्यादा निकलती है, ब्राउन फैट से ज़्यादा हीट और निकलती है। तो बच्चों के लिए जो नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, आपकी हीट प्रोडक्शन बाय ब्राउन फैट टिश्यू। तो मैंने इसके अंदर ये बता दिया, कोर टेम्परेचर डिक्लाइन होता है तब क्या होता है। अब आप इसमें गेस करेंगे कि कोर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या कराना है, जस्ट इसके अपोजिट, भाई वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह वेसो डायलेशन, बॉडी को जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको इनिबिट कर दो, बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट फेज में लियो, तो ये चीज़ें उसको रेडिएशन कूलिंग के अंदर रख दो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हीट जो प्रोडक्शन होगी उसका हीट वापस लॉस हो जाए। तो ये स्किन का पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों प्लीज़, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे से आपसे विनती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए मैं और वीडियो से बना सकूँ। थैंक यू।